जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं अजय झा। तो घिर गए हैं ट्रंप। अब जो पिछले 2 महीने से मैं आपको बता रहा हूं वो अब होता नजर आ रहा है। युद्ध का टाइड किस तरह से अब पूरी तरह से बदलता जा रहा है, इसको समझिए आज दोस्तों। तो कैसे घिर गए हैं ट्रंप, अपनों ने भी छोड़ दिया है साथ। ट्रंप अपने ही बिछाए जाल में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। पहले रूस और अब अपने दुश्मन नंबर 1 यानी चीन से भी मदद की गुहार लगा रहे ट्रंप। ये ट्रंप की हार का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सबूत सिर्फ यही नहीं है। चीन, रूस तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के सहयोगी नाटो देश तक अब अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं और अब ट्रंप अकेले अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में युद्ध का नैरेटिव पूरी तरह से बदल गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान घुटने टेक रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। और हताश होते ट्रंप कभी नाटो देशों को धमका रहे हैं तो कभी रूस से प्रतिबंध हटाकर तेल की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ईरान अपने ठोस ईंधन वाले सबसे बड़े मिसाइलों से अब हमला शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल और अमेरिका थर्रा उठा है। तो क्या असली नुकसान अब शुरू किया है ईरान ने अपने बड़े वॉर से, आज ये भी समझेंगे हम। तो इस एपिसोड में मैं आपको 2 बातें साफ करूंगा। एक तो ये कि कैसे ईरान के पाताल लोक के दानव अब इजराइल और अमेरिका के बेसिस पर कहर ढा रहे हैं, और दूसरा ये कि किस तरह हताश ट्रंप अब बौखला रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि खुद अपने देश के भीतर से लेकर के यूरोपीय नाटो देशों तक में वो अलग थलग पड़ रहे हैं। कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। और आलम यह है कि पहले दुश्मन नंबर 1 रूस से मदद मांगी, नहीं मिली। अब दुश्मन नंबर 2 चीन से मदद मांग रहे हैं, कहां से मिलेगी? इस तरह की हताशा। तो मतलब यह हद हो गई अपने आप में। हॉर्मुज खुलवाने के लिए पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं ट्रंप और कोई साथ नहीं आ रहा। तो क्या इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप पूरी तरह से घिर गए हैं, अपनों ने भी अब साथ छोड़ दिया है? इसके डिटेल को समझिए एक एक करके। लेकिन पहले उससे गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ट्रंप की बेबसी पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने तीखा हमला किया है। कहा है कि पहले धौंस दिखाई, अब भीख मांग रहे हो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के सरेंडर वाले दावे पर जो पलटवार किया है, उसने भी वॉशिंगटन को हिला दिया है। अरागची ने साफ कहा है कि कोई बातचीत नहीं, हमें अमेरिकियों से बात करने की कोई अब वजह नहीं दिखती। जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने हम पर हमला किया, और अब जब वो हारते दिख रहे हैं, हार से बौखला चुके हैं, तो अब ये बातचीत की बात कर रहे हैं। वो उदाहरण भी दिया भारत का उन्होंने, अरागची ने कहा कि देखिए बातचीत से क्या होता है। हॉर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित निकलने को ईरान ने डिप्लोमेटिक जीत बताया, नाम कि अमेरिकी दबाव का नतीजा। ईरान ने बताया, अरागची ने बताया कि यह ईरान का फैसला है कि किसका जहाज जाएगा, किसका नहीं जाएगा। और इस सब के बीच ईरान के ब्रह्मास्त्र एक्शन में है। रविवार को आईआरजीसी ने जो मिसाइल हमला किया, उसने इजराइल और अमेरिकी बेस के होश उड़ा दिए, पर खच्चे उड़ाए हैं। पहली बार ईरान ने अपनी सबसे भारी मिसाइलों का इतनी तादाद में इस्तेमाल किया है। खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइलें, जी। तो खुर्रम शहर 4, जो कि सिटी किलर भी कहा जाता है, 1500 किलोग्राम का वॉरहेड है, 2000 किलोमीटर तक ये जाकर हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल अब शुरू किया है ईरान ने। सेजिल जो सॉलिड फ्यूल से लॉन्च होता है, जिसका मतलब यह होता है कि बहुत तेजी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल से चलने वाले जो मिसाइल होते हैं उनमें फ्यूल लोड करने में टाइम लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो इसको भी लॉन्च अप शुरू कर दिया है। 2 चरणों वाली ये सेजिल मिसाइल होती है। 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, दोनों जगह एक साथ हमला कर सकता है। तो खुर्रम शहर और सेजिल जैसी भारी मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने अब तक बचा कर रखा था, लेकिन कल रात जो तबाही इसने मचाई है, उसकी रिपोर्ट अब धीरे धीरे सामने आ रही है। खुर्रम शहर और सेजिल से हुए हमले से सबसे बड़े नुकसानों का ब्यौरा समझ लीजिए। इजराइल का नेवतिम एयरबेस, जो इजराइल की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके रनवे और हैंगर को इसने तबाह कर दिया। ईरान
इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहां पर लाचार रहा। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि खुर्रम शहर हो, सेजिल हो, जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ईरान के, उसका जवाब न अमेरिका के पास है न इजराइल के पास है, और वो अब सामने आ रहा है। दक्षिणी इजराइल में मौजूद नवतिम एयरबेस, जहां पर अमेरिका के सबसे महंगे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं, ये मुख्य निशाने पर था। और क्या किया सेजिल मिसाइल ने? इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इजराइल का एरो 3 डिफेंस सिस्टम वक्त पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया। खबरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से कम 3 मिसाइलें बेस के मुख्य रनवे और एक बड़े हैंगर से टकराई। तो इंपैक्ट क्या हुआ? खबर आ रही है कि कम से कम 2 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका अभी किसी भी सूरत में युद्ध की स्थिति में, लेकिन खबरें ये आ रही हैं। इजरायली सेना ने सेंसरशिप लगा दी है, कोई तस्वीरें बाहर नहीं निकलने दे रहा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में बेस के ऊपर गहरा धुआं देखा गया है। तो एक तो हमला हुआ नेवतिम में, इजराइल के हार्ट में, और दूसरा कतर का अल उदैद अमेरिकी बेस, सबसे बड़ा ये बेस है। यहां पर लगातार ईरान ने हमला किया है। यहां के $1.1 बिलियन के रेडार को पहले ही अपाहिज कर चुका है ईरान, और अब फ्यूएल डिपो में आग लगा दी। ईरान ने कतर में मौजूद मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यहां ईरान ने खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल किया, जिसका 1500 किलो का वॉरहेड किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए काफी होता है। तो नुकसान क्या हुआ? यहां पर मिसाइल का एक हिस्सा बेस के फ्यूएल स्टोरेज से, यानी कि ईंधन के डिपो के पास गिरा, जिससे भयंकर आग लग गई। और इसका इंपैक्ट समझिए, अमेरिकी वायुसेना को अपने कई ऑपरेशन रोकने पड़े। ट्रंप का एयर डोमिनेंस का दावा यहां पर हवा होता दिखाई पड़ा, क्योंकि उनके अपने बेस ही अब महफूज नहीं है। और यही मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान इसी की ताक में है। बॉम्बिंग तो बहुत कर ली अमेरिका ने, अब तक पीठ पे मार झेलता रहा ईरान, लेकिन वो इंतजार कर रहा था अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लाचार होने का, इंटरसेप्टर मिसाइलों के खत्म होने का। और वो घड़ी अब आ रही है। बहुत कम होते जा रहे हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स, यानी डिफेंस सिस्टम वीक होता जा रहा है। और इसीलिए बेतहा ये ट्रंप साहब का हाल जो आप देख रहे हैं, वो ये हताश वाला हाल है, ये कोई गलत तस्वीर नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो हमला किया है नेगेव डेजर्ट पर, रडार सिस्टम को यहां पर अंधा कर दिया। ईरान ने इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद उस अर्ली वार्निंग रडार को निशाना बनाया जो अमेरिकी सैटेलाइट से जुड़ा है। और क्या नुकसान हुआ? ईरान के मोजेक डिफेंस के तहत पहले सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स भेजे गए, जिन्होंने रडार को व्यस्त रखा, और फिर पीछे से आई सेजिल मिसाइल ने मुख्य रडार एंटीना को तबाह कर दिया। तो इंपैक्ट क्या हुआ? इस रडार के तबाह होने से इजराइल के दक्षिण की ओर से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता 40% गिर गई। अब ये जो अटैक्स हैं, इसके साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। मैं उस पर आ रहा हूं कि कैसे अलग थलग पड़े हैं, दुनिया के किन देशों ने क्या कहा है, खुद अपने सहयोगियों ने क्या कह दिया है, और कैसे दुश्मन से गुहार लगाने पर मजबूर हो चुके हैं, जो बताता है हताशा। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो हमले हुए हैं पिछले कुछ घंटों में, ये बहुत इसके मायने हैं, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं कि ट्रंप के झूठ का जवाब जो ईरान लगातार मिसाइलों से दे रहा है, तो अब निकले हैं सबसे बड़े दानव। मनोवैज्ञानिक और आर्थिक क्या है नुकसान? इंटरसेप्टर्स का दिवालियापन अब सामने आ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ईंट पत्थर का नहीं है दोस्तों, बल्कि मिसाइल डिफेंस के गणित का हुआ है। खर्च का हिसाब समझिए। ईरान ने कल रात लगभग 20 भारी मिसाइलें दागी। इजराइल और अमेरिका ने उन्हें रोकने के लिए अपने करीब 50 इंटरसेप्टर्स यानी कि एरो और पेट्रियट खर्च कर दिए। तो अंतर समझिए, ईरान की एक मिसाइल की कीमत $1 से $2 लाख हो सकती है, लेकिन उसे रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की कीमत करीब 30 लाख से $1 करोड़ तक है। और इन 50 इंटरसेप्टर्स की लगभग कीमत $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि ईरान की मिसाइलों की लागत इसका 10% भी नहीं है। तो पेंटागन अब डरा हुआ है। इसका असर क्या हो रहा है कि ईरान ऐसे अगर 2-3 हमले और करता है तो इजराइल के पास मिसाइल रोकने के लिए अब इंटरसेप्टर्स नहीं बचेंगे, जो खबरें आ रही हैं। और इसीलिए अब ये हमले ईरान ने शुरू किए हैं। इसका सबसे गहरा मतलब ये है, जिनको बचा कर रखा था, यानी खुर्रम और सेजिल जैसे मिसाइल, अब जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी भारी मिसाइलों की संख्या है, यानी ऐसे मिसाइल सेजिल और खुर्रम शहर जैसे
3000 से 5000 मिसाइल हो सकते हैं। सेजिल का इस्तेमाल सबसे खतरनाक है क्योंकि इसे सैटेलाइट से ट्रैक करना मुश्किल होता है। ये चंद मिनटों में लॉन्च होकर के इजराइल के नेवती एयरबेस या कतर के आलूदैद बेस तक को तबाह कर सकती है, या फिर खाड़ी के तमाम देशों को के ठिकानों को। अब अमेरिका इजराइल का संकट यह है कि एक सेजिल मिसाइल को रोकने के लिए कम से कम 2-3 एरो या पेट्रियट मिसाइल चाहिए। लेकिन आंकड़े अब यह बता रहे हैं, जो पेंटागन की लीक रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इजराइल के पास अब केवल 15-20% इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं। अगर ईरान ने स्वॉर्म अटैक यानी सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागा तो कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक पाने में नामुमकिन हो जाता है, जो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि काफी ज्यादा इंटरसेप्टर्स थे तो उनसे बहुत हद तक हमले रुक जा रहे थे। लेकिन अब यही मुश्किल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, काउंटर भी कम कर पा रहा है इजराइल का डिफेंस सिस्टम अमेरिका का, और हमले बड़े हो रहे हैं, हमले का इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप की नींद हराम हो चुकी है। अब वो दोस्त के साथ ही दुश्मन तक से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, कौन सोच सकता था कि अमेरिका चीन से मदद की गुहार लगाएगा, और अब ये लगा रहा है। तो अब अपने जाल में फंसते ट्रंप की हताशा को समझ लीजिए। ट्रंप एक तरफ ट्रुथ सोशल पर जो उन्होंने धमाका किया कि नाटो की जो आनाकानी सामने आ रही है, यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर उनका साबित हो रहा है, जो ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा है। अमेरिका, जो कभी दुनिया का एकमात्र पुलिस वाला अपने आप को कहता रहा है, आज अपने पुराने दोस्तों के सामने लाचार सेल्समैन की तरह लग रहा है। तो पहले मैं नाटो की बात करता हूं, फिर आऊंगा रूस चीन पर। स्पेन शुरू से ही आनाकानी करता रहा है, कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का वो उल्लंघन नहीं करेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने इस समय यूरोप के कंसाइंस की तरह वो बात कर रहा है। उनका बयान है कि एक गैरकानूनी काम का जवाब दूसरे गैरकानूनी काम से नहीं दे सकते। सीधे तौर पर ट्रंप के उन हमलों को अवैध करार दिया है स्पेन ने, जो बिना यूएन की मंजूरी के किए गए। तो ट्रंप ने भी जवाबी, देखिए हताशा, देखिए ट्रंप की जवाबी हमला बोल रहे हैं अपने साथियों पर, नाटो के साथियों पर। ट्रंप ने स्पेन को व्यवहारिक प्रतिबंध की धमकी दी थी। अमेरिका स्पेन का सबसे बड़ा गैर यूरोपीय व्यापारिक भागीदार है। अगर ट्रंप स्पेनिश जैतून के तेल यानी कि ऑलिव ऑयल या कारों पर टैक्स बढ़ाते हैं तो ये पूरे यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध शुरू कर देगा। लेकिन नौबत वहां पर है। ब्रिटेन देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। क्या हुआ है ब्रिटेन के साथ? कैसे साथ छोड़ रहे हैं एक एक करके नाटो के देश? और समझिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की स्थिति क्या है, दो नावों वाली सवारी जैसी है। शुरू में उन्होंने अमेरिकी सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, जिससे ट्रंप भड़क गए थे। ट्रंप ने ताना मारा था कि हम कोई चर्चिल से बात लग रहा है कि कर रहे हैं। फिर उन्होंने दिया, लेकिन हमले के लिए नहीं, डिफेंसिव एक्शन के लिए दिया कि बचाव के लिए आप हमारे शिप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रंप का ताना क्या है अब, कि ट्रंप का यह कहना है कि जंग जीतने के बाद मुझे उनकी जरूरत नहीं। एक कूटनीतिक बेइज्जती अपने आप में है। सच तो यह है कि ब्रिटेन के पास अपने 2 विमान वाहक पोतों HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजने के लिए पर्याप्त स्कॉट जहाज नहीं बचे हैं। जब ये बड़े शिप चलते हैं तो स्कॉट जहाज उसके साथ कई चलते हैं, वो नहीं बचे हुए हैं। तो डर है ब्रिटेन को कि ईरानी मिसाइलें उनके गौरव को ही न डुबो दे। अब जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, मिशन इंपॉसिबल का डर साफ तौर पे कहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने जो तर्क दिया है वो बहुत अपने आप में प्रैक्टिकल है और बताता है ईरान की ताकत को भी और अमेरिका की लाचारी को। जर्मनी ने कहा है कि अगर उनका स्पाइडस मिशन लाल सागर में हूतियों को नहीं रोक पाया, ये स्पाइडस मिशन चलाया था तमाम यूरोपीय देशों ने हूतियों के हमलों को रोकने के लिए, लेकिन अब जर्मनी कह रहा है कि ऐसा हो नहीं पाया, हूतियों के हमले रुक नहीं पाए। तो अब हॉर्मूज में जो तुम सबको बुला रहे हो ट्रंप, ये जर्मनी कह रहा है कि ईरान क्या मोजेक डिफेंस सिस्टम के सामने वो टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है कि उनका ध्यान इंडो पैसिफिक पर है। वो खाड़ी के दलदल में अपनी छोटी नौसेना को फंसाकर अपनी घरेलू सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता। और यही बात फ्रांस भी कमोबेश कह चुका है। फ्रांस ने कहा कि मैंने बात की है पजश्कियान से और उनसे कहा है कि खाड़ी देशों पर हमला नहीं करें। जाहिर है पजश्कियान ने भी बताया होगा कि बोलिए खाड़ी देशों को अपने यहां के तमाम यूएस के जितने ठिकाने हैं उसको बंद करें, वहां से हम पर हमले होंगे तो हम नहीं क्यों हमला करें। तो यानी कुल मिलाकर के यह है दोस्तों कि ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी अब सामने आ चुकी है।
अब ट्रंप का यूक्रेन कार्ड बैकफायर कर चुका है। ट्रंप अब क्या क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन की मदद की, हम तो बहुत दूर हैं यूरोप से, हमने मदद की, अब तुम हमारी मदद करो। ये तक ट्रंप कह रहे हैं और कोई देश यूरोप का टस से मस नहीं हो रहा है। ये ट्रंप की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार है और ये उनकी हताशा और हार को उजागर करता है। भले रोज ट्रंप कह रहे हो कि हमने कमर तोड़ दी, हमने ईरान को बुरी तरह से परास्त कर दिया, उनके सैनिकों को मार डाला, लेकिन ये झूठ पूरी दुनिया जान चुकी है। उनकी ट्रंप की कमजोरी को, हताशा को पूरी दुनिया अब देख रही है। और ये क्या बताता है? जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, ट्रंप की कमजोरी को बताता है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अकेले जंग लड़ने का आर्थिक और सैन्य बोझ नहीं उठा पा रहा है। इंटरसेप्टर्स और मिसाइलों की कमी ने उसे बेबस कर दिया है। अब वो आखिरी सांसें डिफेंस सिस्टम गिन रहा है अमेरिका इजराइल का, और ईरान अब बड़े मिसाइलों से हमला कर रहा है। तो सच्चाई अब दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को, लेकिन ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेन देन की कूटनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप ने नाटो को सुरक्षा संगठन के तौर पर नहीं, बल्कि एक सब्सक्रिप्शन सर्विस के तौर पर बता रहे हैं। अभी दोस्तों, मतलब समझिए इसका कि नाटो के सदस्य देशों से उनका गठबंधन है ताकि सभी एक दूसरे को सब सुरक्षा देंगे। खास करके ये रूस के से सुरक्षा के लिए बनाया गया था कोल्ड वॉर एरा में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अब यह संदेश जा रहा है ट्रंप के बिहेवियर से, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो या इस वक्त के जो बयानात हैं ट्रंप के, कि अमेरिका कभी भी उन्हें अकेला छोड़ सकता है। तो इसीलिए कोई भी अब सीधे सीधे अमेरिका के साथ उतरने को तैयार इसलिए भी नहीं है। नाटो देश ट्रंप के ईगो और जंग की हकीकत को पूरी तरह से समझ चुके हैं। नाटो देशों को पता है कि ये जो अमेरिका की हकीकत क्या है, ट्रंप की हकीकत क्या है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो मदद मांग रहे हैं अपने सहयोगियों से। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने ईरान को तबाह कर दिया तो फिर सहयोगियों से मदद काहे का भाई? क्यों कह रहे हो तुम तमाम नाटो देशों को कि अपने जहाज भेजो, आओ लड़ो, हॉर्मुज को खोलो? तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की हर रोज के बयान में ट्रंप पिछले 3-4 हफ्तों से यही बात बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, इनविंसिबल और पराजय आर्मी है अमेरिका की। ईरान को हमने बॉम्ब कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, ईरान के सारे ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए, ईरान के सभी आर्मी मार दिए, अब ईरान के पास कोई ताकत बची नहीं है। रोज का यह है दावा, झूठ का प्रोपेगेंडा। मगर हकीकत क्या है? अब नाटो के देशों से मदद मांग रहे हो, कह रहे हो कि अपने जहाज भेजो। अब आप पुतिन को फोन करके मिन्नतें करते हो कि बचा लो, अब समझौता करवा दो। और जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो चीन को कह रहे हो कि हॉर्मुज खुलवा दो भाई, तुम्हारी तो सुनता है ईरान, तुम्हारा ही सप्लाई होता है वहां से बहुत मात्रा में तेल। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का करीब 90% चीन ही में जा रहा है। तो इस रास्ते अब समझौता करवाने के लिए चीन यानी कि अपने दुश्मन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप साहब, घुटने टेक करके कि भाई समझौता करवा दो। यह हाल अब ट्रंप का हो गया है दोस्तों, जिस पर टैरिफ के कोरे बरसा रहे हैं। और सीआईए की रिपोर्ट करती है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर खतरा अब किसी को है आने वाले दिनों में, सालों में, अमेरिका को, अमेरिकी सुरक्षा को, तो वो चीन से है। तो चीन को टैकल करो, ये बार बार आगाह कर रही है तमाम एजेंसियां जो है अमेरिका की सरकार को। और उसी चीन से, उसकी चीन के खिलाफ बड़ी घेराबंदी भी लगातार कर रहा है अमेरिका, पैसिफिक से लेकर के हर मोर्चे पर, टैरिफ तक। लेकिन उसी चीन से अब कह रहा है कि हॉर्मुज खुलवा दो। यह हाल है ट्रंप का, यह हाल है दोस्तों ट्रंप का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, और फिर भी सभी लोग उससे जहाज मांग रहे हैं, रसद मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। अब यूरोप इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझ रहा है कि ट्रंप युद्ध हार रहे हैं और वो यानी कि यूरोपीय देश उनके साथ नहीं डूबना चाहते, इसीलिए कोई अपनी सैनिक नहीं भेज रहा है। यहां तक कि जापान ने भी बहाना बना लिया है, साउथ कोरिया ने भी बहाना बना दिया है, सबने बहाने बना लिया है। और ट्रंप इस समय डिप्लोमैटिक आइसोलेशन के शिकार है, यानी अकेलेपन में है, अलग थलग पड़ चुके हैं। अमेरिकी जनता अलग धो रही है,
मिड टर्म इलेक्शन है और वहां पर लगातार मांग उठ रही है कि इतने पैसे क्यों बहा रहे हो। $12 बिलियन से ज्यादा का अब तक अमेरिका का खर्चा का एक मोटा हिसाब आ रहा है कि हो चुका है। यह बहुत बड़ी राशि होती है दोस्तों। तो यह अमेरिकी जनता पूछ रही है कि क्यों, कहां बहा रहे हो, क्यों बहा रहे हो। तो घर से लेकर दोस्तों के बीच में अब ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं और वो इस बुरी तरह घिर चुके हैं कि अब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन तक से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और जब कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो गुस्से की जो वजह है, गुस्सा जो सामने आ रहा है ट्रंप का, सीधे कहा है स्टेटमेंट में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर कि मैं याद रखूंगा। ब्रिटेन ने जो किया याद रखूंगा, सबके नीचे लिखा है। जर्मनी जो कह रहा है मैं याद रखूंगा, फ्रांस जो कह रहा है मैं याद रखूंगा, स्पेन जो कह रहा है मैं याद रखूंगा। एक बच्चा होता है ना जो बहुत बदमाश हो, सबको पहले कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाता हो और जब सब एक साथ उसको उसकी असलियत बता दें तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल पाता है। जब कुछ नहीं कर पाता कि मैं याद रखूंगा, मैं देख लूंगा। यह हालत है अमेरिका की इस वक्त। तो जो सबसे असली वजह है ट्रंप के गुस्से की, नाटो नहीं मदद कर रहा। असली वजह यह भी है कि नाटो के हटने से यह साबित हो गया है कि अमेरिका अब ग्लोबल लीडर नहीं रह गया और यही ईरान सबसे बड़ा काम कर रहा है। ट्रंप को या अमेरिका को की जो दादागिरी की सनक रही है उसको उतार रहा है। ट्रंप का हम इसे याद रखेंगे वाला बयान असल में एक अंतिम चेतावनी है जो अगर फेल हुई तो नाटो का अस्तित्व खत्म हो सकता है। और यह यकीन मानिए कि नाटो अब पहले जैसा नाटो तो नहीं रह गया। चाहे वो ट्रंप टैरिफ के मामले में दिख गया, ग्रीनलैंड के मामले में दिख गया और अब ईरान वॉर के मामले में दिखता जा रहा है। सब कोई अलग होते जा रहे हैं अमेरिका से, अमेरिकी दादागिरी से सब तंग हैं। ट्रंप के सनकपन से सभी तंग हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि क्या ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं? जी, फंस चुके हैं। इसके 3 बड़े संकेत यह हैं कि ट्रंप अब बैकफुट पर हैं। पहले रूसी तेल से प्रतिबंध हटाना पड़ा। इतने दिनों से आप रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। भारत ने तेल खरीदना चालू रखा रूस से, तो आपने भारत पर भी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, टैरिफ लगा दिया। और अब आप खुद कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीद लो पूरी दुनिया को। क्यों? ताकि कच्चे तेल की कीमत इतनी ज्यादा न बढ़ जाए कि खुद अमेरिका में उनके खिलाफ लोग हल्ला बोल दें, जो कि बोल रहे हैं। इससे बचने के लिए इतनी लाचारी, इतनी मजबूरी है ट्रंप की इस वक्त। प्रतिबंध हटाया रूस से ताकि दुनिया में तेल की कीमत न बढ़े। अमेरिका फर्स्ट की नीति की यह हार है दोस्तों। ईरान को दबाने के लिए अब पुतिन के सामने झुकना पड़ा, पूरी दुनिया के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। घरेलू विरोध, ट्रंप के सिम्टम्स समझिए। अमेरिका के भीतर अब युद्ध विरोधी प्रदर्शन दिनों दिन उग्र होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अरबों डॉलर की मिसाइलें खाड़ी में क्यों दागी जा रही हैं जबकि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप की लाचारी नंबर 3, हॉर्मुज का टोल गेट। ईरान ने हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, समझिएगा दोस्तों, अपना टोल गेट बिठा दिया है कि मैं जिसको चाहूंगा गुजरने दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं गुजरने दूंगा। यह कंट्रोल है, यह ट्रंप के माथे पर हार की कील है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने के बजाय उसको टोल गेट में तब्दील कर दिया है। जो देश ईरान से बात करेंगे, जैसे भारत ने किया, तो उसके जहाज निकले, 2 जहाज वहां से निकले हैं पिछले कुछ घंटों में, भारत पहुंचने वाले हैं। जो अमेरिका के साथ रहेंगे वो डूबेंगे। यही ईरान की सीधी पॉलिसी इस वक्त है। और ये ट्रंप के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ट्रंप की दादागिरी, ट्रंप के तमाम दावे, ट्रंप के तमाम हेकड़ी, सबको बड़ा तमाचा है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या ट्रंप इस वक्त किस तरह से घिर गए हैं। कोई उनको साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो नाटो के देश हों जो अलाय हैं एक दूसरे पर। कोई भी हमला, इनका करार ये है कि किसी पर एक पर हमला होगा तो सभी आकर लड़ेंगे, और ये अब तक करते रहे। इराक वॉर में भी यही हुआ था। लेकिन इस वक्त कोई नहीं आगे आ रहा है। तो नाटो से टूटे,
घर में विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, और रूस से मदद की गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। अब चीन से गुहार लगा रहे। चीन अमेरिका की मदद करेगा। चीन वैसा मुल्क है दोस्तों कि उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चलता है, और वो तो ईरान का सबसे करीबी साझेदार है। तो वो ईरान के खिलाफ जाकर के अमेरिका की मदद करेगा। ये ट्रंप सोच भी कैसे सकते हैं? उनकी बेचैनी, उनकी हताशा अब इतनी बढ़ गई है कि ये नौबत आ गई है। कितनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तो कहते हैं ना, डूबता हुआ जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है, तमाम कोशिश करता है कि जो काम आ जाए। वो स्थिति इस वक्त ट्रंप की है। तो क्या ट्रंप बचकर निकल पाएंगे, या अब अपने जाल में वो ऐसे फंस चुके हैं कि या तो सीधे हार मानो, हाथ जोड़ो, या फिर यहां अपने तमाम सैनिकों, साजो सामान को तबाह बर्बाद होता देखो, अमेरिका की बादशाहत की धज्जियां उड़ता देखो। इस स्थिति में पहुंचा दिया है ट्रंप ने अमेरिका को। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, और आरक्षी तंज कर रहे हैं कि आईआरजीसी के सेजिल और खुर्रम मिसाइलों का धुआं कुछ और ही कह रहा है। ट्रंप एक ऐसी जीत तलाश रहे हैं दरअसल जो उनको सम्मानजनक तरीके से युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता दे, और ईरान यही नहीं होने दे रहा है। इसी पर अब चोट कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हार रहा है तो ईरान सेजिल दाग रहा है, खुर्रम दाग रहा है, हिला रहा है इजराइल की धरती को, धज्जियां उड़ा रहा है डिफेंस सिस्टम की। ईरान ने मुझे एक डिफेंस के ऐसे जाल में अब ट्रंप को और नेतन्याहू की तमाम चाल को फांसा है कि हर कदम पर अमेरिका घिरता नजर आ रहा है। बचने का इस वक्त कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। और ये तमाम वो मुल्क दुनिया के जिसको पिछले 1.5 साल से अकेले ट्रंप ने, और पिछले इतिहास में 100 साल से अमेरिका ने तड़पाया है, उसके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो कोई साथ देने से तो रहा, जब अपने ही साथ छोड़ चुके, नाटो साथ छोड़ चुके, यूरोपीय देश साथ छोड़ चुके, बहाने बना रहे हैं, कोई एक भी नहीं मदद करने को तैयार है, तो बाकी को तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। तो क्या आपको लग रहा है कि अब आप ये मानेंगे कि घिर गए ट्रंप? बताइएगा हमें अपनी राय में, कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते चलिए, युद्ध में यूं पलक झपकते कुछ भी नहीं हो जाता है। बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो किस तरफ जा रहा है ये पूरा, ये मैं लगातार समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप तक ला रहा हूं। इस वक्त तक की मेरी समझ यही कहती है कि घिर गए ट्रंप। आपकी राय क्या है बताइए हमें अपने कमेंट में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये हमें काफी मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।